हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ एसिंक्रोनस सर्किट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसिंक्रोनस सर्किट को एनालाइज करने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो दीज आर द डिज़ाइन स्टेप्स बाय विच वी कैन एनालाइज द एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो फर्स्ट स्टेप इज identify the circuit element like inputs, outputs and state table। तो सबसे पहले हम जो सर्किट जिसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं उसमें वेरीफाई कर लेंगे कि कौन कौन से इनपुट वेरिएबल्स हैं, कौन से आउटपुट वेरिएबल्स हैं और कौन से स्टेट वेरिएबल्स हैं। सेकेंड स्टेप में obtain excitation equations for each state variable and output using inputs and feedback variables। तो जो हम स्टेप 1 में फाइंड आउट करेंगे स्टेट वेरिएबल्स, उनके लिए इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे और आउटपुट के लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स एंड द फीडबैक वेरिएबल्स। थर्ड स्टेप होगा डिटरमाइन द स्टेट टेबल ऑफ द सर्किट यूजिंग एक्साइटेशन इक्वेशन फाउंड इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जो हमने इक्वेशंस फाइंड आउट की है, इसकी हेल्प से हम स्टेट टेबल डिज़ाइन करेंगे। स्टेप नंबर 4 होगा डिटरमाइन ट्रांजिशन टेबल फ्रॉम द स्टेट टेबल। स्टेट टेबल से हमें नेक्स्ट टेबल डिटरमाइन करनी होगी जिसका नाम है ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल दैट मीन्स वो टेबल जो हमें ट्रांजिशंस बताएगी कि एक स्टेट इनपुट अप्लाई करने पर किस नेक्स्ट स्टेट में जाएगी, उस टेबल को हम ट्रांजिशन टेबल कहते हैं। स्टेप नंबर 5 होगा डिटरमाइन फ्लो टेबल फ्रॉम द ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल में हम जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स होंगे उनको अल्फ़ाबेट अलॉट करेंगे और उससे जो हमें टेबल मिलेगी उसे हम बोलते हैं फ्लो टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल को हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्लो टेबल। और लास्ट स्टेप होगा ड्रॉ द स्टेट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ फ्लो टेबल। और ये जो हमने स्टेप 5 में फ्लो टेबल फाइंड आउट की है, इसकी सहायता से हम स्टेट डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे उस एसिंक्रोनस सर्किट। इसी प्रोसीजर को समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो इस सर्किट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्किट का हम एनालिसिस करेंगे। ये एक एसिंक्रोनस सर्किट है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस मीन्स कि हमें इसकी ट्रांजिशन टेबल और स्टेट डायग्राम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हमें इनपुट, आउटपुट्स और स्टेट वेरिएबल डिसाइड करने थे। तो हम इस सर्किट में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक इनपुट दिखाई दे रहा है। तो इनपुट क्या होगा? इनपुट वो होगा जो एक्सटर्नली अप्लाई किया जा रहा होगा, यानी जिस वेरिएबल का ना तो कभी फीडबैक में इस्तेमाल किया गया होगा और वो आउटपुट साइड पे भी नहीं दिख रहा होगा। तो अब देखिए एक्स जो यहाँ पे है हमको वो दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ द इनपुट, क्योंकि यहाँ से हम कुछ अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट वर्क करेगा। और दिस जेड इज़ कमिंग एट द आउटपुट साइड, सो दिस जेड इज़ द आउटपुट। तो एक्स हमारा इनपुट हो गया, जेड हमारा आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे बीच में को दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं जो वापस फीडबैक में जा रहे हैं, एक y1 और एक दूसरा y2। तो दीज आर द इंटरमीडिएट वेरिएबल्स, यानी ये बीच में हमें दिए हुए हैं जिनको वापस फीडबैक में अप्लाई किया गया है। इन्हीं वेरिएबल्स को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। ये इनपुट नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल ही ये अप्लाई नहीं किए गए हैं, ये इस सर्किट में से ही निकले हैं और सर्किट में ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमें पता चला कि एक इनपुट वेरिएबल है, दो स्टेट वेरिएबल हैं और एक आउटपुट वेरिएबल। तो सेकंड स्टेप था हमारा इन स्टेट वेरिएबल्स और आउटपुट की इक्वेशन फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ इनपुट। तो यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो दो फॉर्म में होंगे, एक प्रेजेंट स्टेट में और दूसरा नेक्स्ट स्टेट में। तो हम इक्वेशन हमेशा नेक्स्ट स्टेट की बनाते हैं। तो y1 नेक्स्ट स्टेट को लिखने के लिए हमने यूज़ किया है y1 n+1। तो यहाँ y1 हम फाइंड आउट करेंगे। तो y1 क्या हो रहा है, हम यहाँ देखें इस सर्किट को हम सॉल्व कर लें। तो y1 की वैल्यू आ रही है x1 इंटू
अगेन y1 इज एंड गेट के अंदर जा रहा है, तो यहाँ से ये एंड गेट हमको दे रहा है x इंटू y1, और ये सेकेंड एंड गेट दे रहा है हमको x डैश इंटू XOR ऑफ y2 एंड y1। तो हमें जो इक्वेशन मिली y1 की, दैट इज x इंटू y1 प्लस y1 XOR y2 इंटू x डैश। यहाँ ये ध्यान देंगे कि y1 और ये जो y2 हमने स्मॉल में लिखे हैं ये प्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो कैपिटल में हमने n+1 करके लिख दिया है ये नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हम y2 के लिए नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो y2 क्या होगा, y2 इज इक्वल्स टू डायरेक्टली x जो है वो y2 में जा रहा है, तो इसलिए y2 इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे जो आउटपुट है z, तो आउटपुट z की वैल्यू हमको मिल रही है यहाँ से इस एंड गेट से y2 डैश इंटू y1, तो वही हमने यहाँ लिख दिया है y1 इंटू y2 डैश। तो सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप था हमारा स्टेट टेबल बनाना। स्टेट टेबल का एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहला जो कॉलम है वो है हमारी टोटल प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट होगा टोटल नेक्स्ट स्टेट, तीसरा स्टेट जो है वो स्टेबल है या नहीं, अगर स्टेबल है तो हम उसके आगे यस लिख देंगे, स्टेबल नहीं है तो नो लिख देंगे, और लास्ट कॉलम है हमारा आउटपुट z का। यहाँ पे ये देखने की बात है कि जो हमने स्टेट टेबल अभी तक सिंक्रोनस सर्किट में बनाई थी उसमें और इस एसिंक्रोनस की स्टेट टेबल में छोटा सा यही डिफरेंस है कि यहाँ पर टोटल प्रेजेंट स्टेट है। टोटल प्रेजेंट स्टेट का मतलब है स्टेट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल साथ में लिखे हैं हमने। टोटल नेक्स्ट स्टेट का मतलब भी यही है, नेक्स्ट वेरिएबल के साथ भी हम इनपुट वेरिएबल को लिख रहे हैं, जबकि जो हम जब सिंक्रोनस सर्किट की स्टेट टेबल बनाते थे तो वहाँ पर नेक्स्ट स्टेट में हम इनपुट वेरिएबल को मेंशन नहीं करते थे। यही अंतर है एसिंक्रोनस सर्किट की स्टेट टेबल में और सिंक्रोनस सर्किट की स्टेट टेबल में। दूसरा यहाँ पर अंतर है कि जो हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे वो यहाँ ग्रे कोड में होगी, जबकि हम सिंक्रोनस के केस में यहाँ बाइनरी वैल्यूज़ लिखते थे, बाइनरी कोड लिखते थे। अब यहाँ पर हम एसिंक्रोनस के केस में बाइनरी नहीं लिखेंगे, ग्रे में लिखेंगे, क्योंकि एसिंक्रोनस सर्किट में हमें रेस की कंडीशन को बचाना होता है। रेस की कंडीशन हमारी एसिंक्रोनस सर्किट में आ सकती है, तो उन रेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ बाइनरी ना लिखकर उसकी जगह इनपुट में ग्रे लिखते हैं, जबकि सिंक्रोनस सर्किट में यहाँ हम डायरेक्ट बाइनरी लिखा करते हैं। अब इस टेबल को समझ लेते हैं। तो वही हमने सबसे पहले यहाँ वेरिएबल लिख दिए 0 0 0, देन 0 0 1, और 1 के बाद आप देखिए एक चेंज करना है, क्योंकि ग्रे कोड में हम एक बार में एक ही बिट चेंज कर सकते हैं, इसलिए 1 के बाद यहाँ पर हमने 3 दिया है, 0 1 और 1। अगर ये सिंक्रोनस होता तो यहाँ 2 होता, बट यहाँ पर हम 3 लिखा है, 3, देन 0 1 0 यानी 2, एंड देन 6 7 5 एंड 4, क्योंकि ग्रे कोड में हम इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 0 1, फिर नीचे 2, ऊपर 3, फिर नीचे 4 5 6 एंड 7, जैसे कि हम के मैप में ग्रे कोडिंग करते हैं, वही नंबरिंग सीक्वेंस बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमने दिया। ये नेक्स्ट स्टेट हमको कहाँ से मिलेगी, देखिए कि जो ये इनपुट वेरिएबल x है ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इनपुट वेरिएबल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो जो यहाँ लाइन ये लिखी है हमने, जो x की वैल्यूज़ यहाँ लिखी हैं उसे एज इट इज़ कॉपी कर देंगे यहाँ पर, तो x तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। y1 n+1 एंड y2 n+1 जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में इक्वेशंस बनाई थी, उसमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करेंगे और हमको ये वैल्यूज़ y1 और y2 की मिल जाएंगी। स्टेट टेबल यस और नो, जो स्टेट हमारे जो है वो स्टेबल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। अगर किसी भी स्टेट की प्रेजेंट स्टेट यानी ये टोटल प्रेजेंट स्टेट और टोटल नेक्स्ट स्टेट सेम है तो वो स्टेट स्टेबल होगी, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगी। जैसे ये पहली स्टेट को देखें तो यहाँ 0 0 0
और इस कॉलम में भी 0 0 0, दैट मीन्स प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट सेम है, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया यस, यानी ये स्टेट स्टेबल है। नेक्स्ट को देखें तो यहाँ है स्टेट 0 0 1, जबकि यहाँ जो आंसर हमको मिल रहा है वो 0 1 1, दैट इज़ दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये स्टेट स्टेबल नहीं है। इस प्रेजेंट स्टेट की नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट है, तो स्टेट वही स्टेबल होगी जिसकी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट सेम होंगे। आउटपुट z को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने z की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, और उस इक्वेशन में ये देखिए y1 इंटू y2 डैश, इस y1 इंटू y2 डैश में हम y1 और y2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो z की वैल्यू। ये सभी वैल्यूज़ 1 बाई 1 करके हम इक्वेशन में डालते रहेंगे और हमें z की आउटपुट मिल जाएगी। ये हमारी स्टेट टेबल बन गई, और इस स्टेट टेबल से हमको ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ये एक स्पेशल टेबल है जो सिंक्रोनस सर्किट में हम बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को समझ लें। ये बिल्कुल के मैप वाला ही फॉर्मेट है, जैसा हमने फर्स्ट यूनिट में के मैप बनाया था। अंतर बस इतना है कि यहाँ अपर साइड में हम इनपुट वेरिएबल लिखेंगे और नीचे वाली साइड में हम स्टेट वेरिएबल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो इनपुट वेरिएबल एक है और 2 स्टेट वेरिएबल है, इसका मतलब 3 वेरिएबल वाला हमें के मैप एक चाहिए। तो 3 वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे बनाया है। तो x की तो 2 वैल्यू हो सकती है, या तो x 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो इसलिए यहाँ 2 कॉलम बना दिए हैं, एक x इक्वल्स टू 0 के लिए और एक 1 के लिए। y1 और y2 की 4 वैल्यू पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, तो इसलिए ये हमारे पास इधर 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में इनपुट्स बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू बढ़ जाएंगी, और अगर स्टेट वेरिएबल बढ़ गए तो फिर उसमें रोज़ बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, ये देखिए, ये तो सिंपल नंबरिंग है, तो यहाँ पर हमने ग्रे कोड ही लिखा है, जैसा हम हमेशा के मैप में लिखते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर भी लिखा है। अब यहाँ अंदर ये जो वैल्यू आई है ये कहाँ से आई है, देखिए ये जो अंदर वैल्यू है सब्स्टिट्यूट की है हमने, ये नेक्स्ट वेरिएबल की है। दैट मीन्स y1 और y2 की इनपुट्स के लिए क्या नेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट होगी। देखिए इस पहले कॉलम में वैल्यू क्या होगी, 0 0 और 0। y1 y2 की वैल्यू क्या है, 0 0 और 0, तो 0 0 0 के लिए नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 0 0, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 0 0। ये पहली वैल्यू y1 n+1 को शो कर रही है, और ये दूसरी वैल्यू y2 n+1 को शो कर रही है। यानी इस टेबल के अंदर हमें नेक्स्ट जो स्टेट्स हमें मिली हैं उनको हमें भरना है। ये याद रखेंगे ये यहाँ इनपुट नहीं आएगी है, क्योंकि इनपुट का वैल्यू ऊपर हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट वेरिएबल की जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं वो ही फिलअप की जाएंगी। जैसे यहाँ देखें तो 0 0 1 के लिए हमें क्या वैल्यू मिली थी, 0 और 1 मिली थी, इसलिए हमने यहाँ 0 और 1 लिख दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ ये क्या है, 0 1 1, तो 0 1 और यहाँ ऊपर x की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए हम क्या मिला है 0 1। तो ये हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते रहे। अच्छा यहाँ ये ध्यान रखें कि देखिए ये वाला जो कॉलम है ये नंबरिंग ऐसे चल रही है 0 1 0, तो ये क्या है 2 बन रहा है, और जबकि यहाँ 2 नीचे है, पहले 3 आया है 2 आया, तो एंट्री जो ये कॉलम है यहाँ पर, ये पहले ये भरा जाएगा, फिर ये और फिर हम सीधा नीचे चले जाएंगे 4 5 6 और 7। क्लियर, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो इन नेक्स्ट वैल्यूज़ को हम इस ट्रांजिशन टेबल के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड जो है ये हमारा ये स्टेट वेरिएबल्स को इनपुट के साथ हमने आउटपुट को मेंशन किया है। देखिए यहाँ पर हमने इस कॉलम के अंदर जो इस सेल के अंदर जो वैल्यू पुट की है ये z की है, दैट मीन 0 0 0 पर हमको z की वैल्यू क्या मिली है 0 0 0 0 पर हमें z की वैल्यू क्या मिली है 0, तो ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। इसी तरह से ये z की सारी वैल्यूज़ हम इन सेल्स में फिलअप कर दें। जब इन दोनों को अलग अलग बनाते हैं तो ये हमारा स्टेट वेरिएबल मैप कहलाता है और ये आउटपुट मैप कहलाता है। जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं वो हमारी कंप्लीट ट्रांजिशन टेबल हो जाती है। तो इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, ये स्टेट के साथ आउटपुट क्या हमको मिला है 0, तो हम क्या करते हैं इस स्टेट को लिख देंगे
ऑब्लिक लगा के नीचे हम आउटपुट दे देंगे। इसको हमने नेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाया। देखिए ये हमारी कंप्लीट स्टेट टेबल हो गई। यहाँ इस कॉलम में हमको 0 0 मिला था और आउटपुट हमें 0 मिला था, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 0 0 स्लैश लगाकर 0। तो इसी तरह से ये क्या शो कर रहा है हमें, नेक्स्ट स्टेट 0 1 और इसके साथ आउटपुट जो आया है स्लैश करके आउटपुट को नीचे लिख दिया। तो ये हमारी ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो गई। इस ट्रांजिशन टेबल से फिर हम फ्लो टेबल बनाएंगे। फ्लो टेबल के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टेट वेरिएबल्स के लिए हमने जो ये यहाँ नंबर असाइन किए हैं इनको कोई वेरिएबल दे देंगे। तो फ्लो टेबल इज़ नथिंग, ये सेम है जैसा ट्रांजिशन टेबल है, जस्ट ए सिंगल डिफरेंस कि यहाँ पर हम वैल्यूज़ की जगह वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, फ्लो टेबल। जैसे हमने यहाँ 0 0 को एक स्टेट का नाम असाइन कर दिया S0, 0 1 को हमने असाइन कर दिया S1, 1 0 को S2 और 1 1 को S3। तो वही हमने यहाँ 0 0 की जगह लिख दिया S0, S1, S2 और S3। देखिए क्योंकि 2 को हमने S2 दिया है तो 2 क्यों नीचे है, तो इसलिए S2 नीचे गया और S3 ऊपर गया। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किसको क्या नाम देते हैं। हम S दे दें, A B C कुछ भी दे सकते हैं। जो हम यहाँ असाइन करेंगे वेरिएबल वही हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेम अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने वेरिएबल असाइन किए हैं ये स्टेट वेरिएबल को किए हैं, ना कि इनपुट वेरिएबल को। तो ऊपर इनपुट में जो नंबर्स हमने दिए हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो बाइनरी वैल्यूज़ में ही लिखे होंगे, सिर्फ स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू बदलेगी। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो एक ही इनपुट वेरिएबल है तो इसलिए 0 और 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 भी स्टेट वेरिएबल होते और यहाँ 0 0 होता पहले कॉलम में, तो यहाँ S0 नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ ऊपर है ये इनपुट की है। तो इनपुट सेम ही रहेगा 0 1 की फॉर्म में, जबकि स्टेट वेरिएबल्स को हम वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पर हमने वही वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दी। जैसे यहाँ देखें 0 0, तो 0 0 को हमने क्या साइन किया था S0, तो इसलिए हमने इसको यहाँ S0 लिख दिया। यहाँ 0 1 है तो 0 1 की जगह क्या आएगा S1, और आउटपुट जैसे हमने लिखे थे वैसे ही हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। लास्ट स्टेप है हमारा स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम कैसे बनेगा, हम यहाँ स्टेट जो फ्लो टेबल है इससे देखेंगे कि हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है वो किस इनपुट के साथ नेक्स्ट किस स्टेट में जा रही है। देखें जैसे S0, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 4 स्टेट हैं तो हमने यहाँ 4 स्टेट बना ली, S0, S1, S2, S3। क्योंकि 2 इनपुट जो है वो एक ही है तो 2 उसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक x=0 और एक x=1। तो यहाँ हर स्टेट से 2 नेक्स्ट स्टेट होंगे, एक x=0 के लिए और एक x=1 के लिए। तो यहाँ हमने वही किया है। देखिए S0 0 के लिए कहाँ जाएगी, हमने देखा S0 0 के लिए S0 पर ही जा रही है, तो हमने एरो लगा दिया S0 पर ही जा रही है और नीचे आउटपुट दिखा दिया। आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब S0 1 के लिए कहाँ जाएगी, S1 पे जाएगी और 0 आउटपुट देगी, तो हमने यहाँ दिखा दिया S0 S1 पे जाएगी 1 के लिए और आउटपुट क्या देगी, 0 देगी। सिमिलरली S1 0 के लिए कहाँ जा रही है, S1 0 के लिए S2 पर जा रही है और 0 आउटपुट देगी, तो S1 0 के लिए S2 पर जा रही है और 0 आउटपुट दे रही है। S1 x=1 के लिए S1 पे है और 0 जाएगी, तो इसलिए हमने इसको S1 पे दिखाया है और आउटपुट 0 दिखा दिया। यहाँ ऊपर हमें इनपुट लिखना है और यहाँ पे हमें इसका आउटपुट दिखाना है। सिमिलरली S2 अगर हम देखें तो S2 0 के लिए S2 पर ही है और आउटपुट 1 दे रही है, तो S2 को हमने 0 इनपुट के लिए S2 पर ही पहुँचाया और नीचे आउटपुट दिखा दिया 1। S2 1 के लिए किधर जा रही है, S3 पर जा रही है और 1 देगी, तो S2 को 1 के लिए हमने S3 पे पहुंचा दिया और आउटपुट नीचे दिखा दिया 1। सिमिलरली S3 0 के लिए S0 पे जाएगी, तो S3 0 के लिए S0 पे चली गई और 0 आउटपुट दे दिया। S3 1 के लिए S3 पे ही रहेगी और 0 देगी, इसलिए S3 1 के लिए S3 पे ही जा रही है और 0 आउटपुट दे रही है। इस तरीके से हम स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू, ये था हमारा आज का टॉपिक।